बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू अल हक लर्निंग हब, जहां बोरिंग फैक्ट्स बनते हैं ब्लॉकबस्टर लेक्चर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। और हम आपको आज मिलवाएंगे दुनिया के असली बॉस से, यानी यूएनओ से, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। समझो भाई, अगर दुनिया एक क्लासरूम होती तो यूएनओ होता उसका हेड बॉय, सबको लाइन पे रखने वाला। और इसकी कहानी है थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी मिस्ट्री और फुल स्वैग। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ग्रुप्स हैं जो किसी एम को लेकर बनाए जाते हैं, जैसे स्कूल का डिसिप्लिन कायम रखना हो या दुनिया में अमन कायम करना हो। और दुनिया में हजारों छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन हम सिर्फ जो इस वक्त इस दुनिया में एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इन सब की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 100 साल पहले, वर्ल्ड वॉर 1 से। तो चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर 1 को, दुनिया का पहला धमाका जो स्टार्ट हुआ 28 जुलाई 1914 और एंड हुआ 11 नवंबर 1918 में। मतलब ये जो वर्ल्ड वॉर 1 थी ये हमारे पास 4 साल तक कंटिन्यू रही। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद रीजंस क्या थे, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रीजंस था वो था पावर्स का हंगामा। नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन थी वो थी कॉलोनीज के झगड़े। एंड गेस व्हाट, एक ऐसी गोली जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अभी हमने एक टर्म यूज की है, कॉलोनीज के झगड़े की, जिसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तब जो पावरफुल कंट्रीज थे वो अपनी अपनी कॉलोनीज बनाना चाहते थे, रिसोर्सेज को लूटना चाहते थे, लेकिन जगह लिमिटेड थी। इस वजह से आपस में ही लड़ाई स्टार्ट हो गई और एक गोली लगी। जो लगी किसको थी? ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस को, जिसका नाम था फर्डिनेंड। और इसके बाद पूरा का पूरा यूरोप आग में जल गया। इसके बाद दो ग्रुप्स बने जिनमें हमारे पास थी अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। और फिर जो हंगामा हुआ उसने पूरी पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इन दोनों पावर्स में हम देख लेते हैं कि विनर कौन था और लूजर कौन था। सो वर्ल्ड वॉर 1 का जो विनर था वो हमारे पास थी अलाइड पावर। अब अलाइड पावर में टोटल 4 कंट्रीज थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। और जो लूजर्स थे हमारे पास वो थी सेंट्रल पावर्स, जिनमें हमारे पास थे जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। इस जंग के बाद लोगों को समझ आ गई कि अगर दुनिया बचानी है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगी। तो हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 के रिजल्ट्स क्या आए कि 1919 में लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, लेकिन ये तो बिल्कुल ही वीक निकली, जैसे क्लास का सीआर जो सिर्फ नाम का होता है। लीग ऑफ नेशन से मामलात कंट्रोल नहीं हुए और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 यानी दुनिया का दूसरा बड़ा धमाका, जो स्टार्ट कब हुआ? 1 सितंबर 1939 एंड एंड हुई ये वॉर 2 सितंबर 1945। अगर हम इनके रीजंस को डिस्कस करें तो इसमें हिटलर ने कहा था कि जर्मनी की इज्जत को वापस लाओ, और जर्मनी ने की थी बदमाशी उस टाइम पे। और इन्हीं सब के बाद पोलैंड पे चढ़ाई कर दी गई। और लीग ऑफ नेशंस की नालायकी जो थी वो वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी रीजन थी कि 1919 में एक लीग बनाई गई थी कि ये दुनिया में जितनी भी वॉर्स हैं नेक्स्ट उन्हें कंट्रोल करेगी। लेकिन लीग ऑफ नेशन ये काम ना कर पाई, अच्छी तरह से ये फ्लॉप हुई और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई हमारे पास। वर्ल्ड वॉर 1 की तरह भी वर्ल्ड वॉर 2 में दो पावर्स बनाई गई, दो ग्रुप्स बने थे, जिनमें एक ग्रुप था हमारे पास अलाइड पावर्स एंड ऑपोजिट ग्रुप था हमारे पास एक्सिस पावर। अलाइड पावर्स में यूएसए, यूके, यूएसएसआर एंड फ्रांस। यूएसएसआर क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो एग्जिस्ट करती थी 1922 टू 1991। और इसमें यूरेशिया का काफी सारा पार्ट था। इसमें जो हमारे पास ऑपोजिट पावर्स थी वो थी एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। और वर्ल्ड वॉर 1 की तरह वर्ल्ड वॉर 2 का विनर भी हमारे पास था अलाइड पावर। मींस
जिस तरह से वर्ल्ड वॉर वन में अलाइड पावर विन किया, सेम उसी तरह से वर्ल्ड वॉर टू का भी विनर हमारे पास अलाइड पावर्स ही थी। और लूजर्स जो थे हमारे पास वो थे एक्सिस पावर्स। और उनकी रीजंस क्या थी, उनके हारने की जो वजूहात थी वो यही थी कि उनके पास उस टाइम पे लिमिटेड रिसोर्सेज थे और उनके दरमियान आपस में ही काफी सारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। और जो हमारे पास विनर थे उसमें क्या था, अलाइड पावर्स में स्ट्रॉन्ग टीम वर्क था और उनके पास रिसोर्सेज भी अच्छे खासे थे और उनके साथ सपोर्ट भी यूएसए की थी। और ये जो वॉर थी ये एंड कब हुई, जब जापान पे अटैक्स किए गए, नागासाकी और हिरोशिमा पे, और उसी दौरान ये वॉर एंड हुई। अब हम वर्ल्ड वॉर सेकंड के रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सारी नेशंस को ये डिसाइड करना पड़ा कि अब हल्के फुल्के सेटअप से तो काम नहीं चलने वाला, अब चाहिए एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में अमन बनाए रखे। और इस तरह 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की तश्कील हुई। सेकेंड रिजल्ट जो है वर्ल्ड वॉर टू का, वो हमारे पास है जर्मनी जो था वो डिवाइड हुआ ईस्ट एंड वेस्ट में, मींस जर्मनी के दो पार्ट्स कर दिए गए। इसके बाद एटॉमिक बॉम्ब्स का एरा स्टार्ट हुआ, मतलब एक नए खतरे ने जन्म लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास, जो हमने वर्ल्ड वॉर वन का जो मेन इशू था वो थी कॉलोनीज। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो कॉलोनीज थी वो इंडिपेंडेंट हो गई और इसके बाद यूएसए एंड यूएसएसआर में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूएनओ को, मतलब यूएनओ की दुनिया की सैर करते हैं। यूएनओ मींस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की न्यू पीस आर्मी, जो कब बनी, 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है हमारे पास न्यूयॉर्क में। जिस वक्त पे यूएनओ बनी थी उस टाइम पे चार्टर साइन किया गया था 26 जून 1945 में। सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस थी जिस टाइम पे ये चार्टर साइन हुआ। इस चार्टर के टोटल आर्टिकल्स हमारे पास थे 111। फाउंडिंग मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 51 थे, लेकिन चार्टर जो एक्चुअली साइन किया गया था वो 50 कंट्रीज ने किया था। अब जो 51th कंट्री था वो हमारे पास था पोलैंड, जो उस टाइम पे चार्टर साइन करते हुए इंक्लूड नहीं था। अभी रिसेंटली जो लास्ट टाइम पे यूएनओ को ज्वाइन किया है वो हमारे पास है साउथ सूडान। और अक्सर ये पीपीएससी में क्वेश्चन आ भी जाता है कि 193rd मेंबर ऑफ यूएनओ क्या है, तो वो हमारे पास है साउथ सूडान, जिसने जुलाई 2011 में यूएनओ को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट यूएनओ की कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, मतलब यूएनओ जो है वो कुछ कंट्रीज को सोच रहा है कि इन्हें भी हम अपने पास ऐड कर लें, जिसमें हमारे पास फलस्तीन और वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट हम इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब कोई भी कंट्री अगर यूएनओ का पार्ट बनना चाहता है या यूएनओ को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए यूएनओ की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब इसमें हैं क्या कि कंप्लीट एक प्रॉपर पॉपुलेशन होनी चाहिए उस कंट्री की। नेक्स्ट, उस कंट्री की डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए और वो जो कंट्री है उसकी अपनी एक इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। और बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ भी उस कंट्री का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यूएनओ के ऑर्गन्स को। हमारे पास टोटल यूएनओ के 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारे पास हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब हम देख लेते हैं कि इन ऑर्गन्स की वर्किंग क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल असेंबली को। जनरल असेंबली एवरीवन्स डिस्कशन रूम, यहाँ पे सब मेंबर्स की मीटिंग होती है, जैसे क्लास की ओपन डिस्कशन। यहाँ सब बोल सकते हैं। Big and small countries are equal in General Assembly. जनरल असेंबली के पास कोई पावर तो नहीं होती, लेकिन ये सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्डर्स को फॉलो जरूर करता है। अब टोटल जो यूएनओ के मेंबर्स हैं वही हमारे पास जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं। यूएनओ के भी 193 मेंबर्स हैं और जनरल असेंबली के भी 193 मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर हमारे पास न्यूयॉर्क है, सेम जिस तरह से यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके जो मेन हेड होता है जनरल असेंबली का, वो हमारे पास होता है प्रेसिडेंट, जो हर साल मेंबर कंट्रीज की तरफ से इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट का टेन्योर 1 ईयर का होता है और जो एक दफा प्रेसिडेंट बन जाए वो अगेन री इलेक्ट नहीं होता।
करंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास जनरल असेंबली का जो हेड है हमारे पास वो प्रेसिडेंट कहलाता है, और प्रेसिडेंट को हर साल मेंबर कंट्रीज इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट का टेन्योर हमारे पास है 1 ईयर का, और जो एक दफा प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो दोबारा इलेक्ट नहीं होता। और इस वक्त जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है वो है फाइलमैन यंग, जो 2024 में इलेक्ट हुए हैं और उनका टेन्योर 2025 में एंड होना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूएनओ के सेकंड ऑर्गन को, जो हमारे पास है सिक्योरिटी काउंसिल, द एक्शन टीम, जो हैंडल करता है वॉर और पीस को, यानी यूएनओ का एक्शन हीरो, जो डिसाइड करता है कि वॉर होगी या पूरी दुनिया में अमन कायम होगा। यूएनओ के जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, मतलब जितने भी डिसीजंस होते हैं यूएनओ में वो सिक्योरिटी काउंसिल करता है। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, मींस 15 कंट्रीज, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अगर कोई भी डिसीजन होना हो तो अगर 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, अगर 5 के 5 यस कहें तो वो काम इम्प्लीमेंट होता है, और अगर इन 5 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर भी नो कह दे तो वो काम नहीं होता। और जो 10 हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से जस्ट 5 की हाँ चाहिए होती है हमें। अब जो हमारे पास यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है वो हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का हेड कौन होता है। सिक्योरिटी काउंसिल का हेड हमारे पास होता है प्रेसिडेंट, जिसका टेन्योर होता है 1 मंथ का, रोटेट्स मंथली अमंग इट्स 15 मेंबर्स। अब जो इसके 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें परमानेंट एंड नॉन परमानेंट हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वो इनके दरमियान में रोटेट होता रहता है। एवरी मंथ अ डिफरेंट कंट्री टेक्स ऑन द रोल ऑफ प्रेसिडेंट। हर महीने जो प्रेसिडेंट का रोल है वो कोई ना कोई न्यू कंट्री ही प्ले कर रहा होता है। अब कुछ कंट्रीज हमारे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने वीटो पावर के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसमें हमारे पास इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राजील, और इन चारों कंट्रीज को G4 ग्रुप भी कहा जाता है। इन्होंने ये अपना ग्रुप 2004 में बनाया था, जो G4 के नाम से मशहूर है। जी से ग्रुप और 4 ये 4 मेंबर्स हैं इस वजह से। अगर हम बीपीएससी के अकॉर्डिंग इसे डिस्कस करें तो अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान कितनी दफा नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, तो टोटल 8 टाइम्स पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। सेम इसी तरह से इंडिया भी 8 दफा ही सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। नेक्स्ट हम ऑर्गन जो डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वेलफेयर प्लानर, हेल्थ, पॉवर्टी एंड एजुकेशन। मीन इन सब चीजों को जो डील करता है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हम सिंपल वर्ड्स में ये कह लेते हैं कि सबको सुधारने वाला भाई, मतलब वो घर में एक बड़ा भाई होता है ना, जो सबको सुधार रहा होता है, सबको सेट कर रहा होता है, सबको लाइन पे ला रहा होता है। तो सेम इसी तरह से यूएनओ के ऑर्गन्स में यूनाइट जो हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो भी वो बड़े भाई वाला ही रोल प्ले करेगा। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसे देखें तो हम यूएनओ का एनजीओ डिपार्टमेंट भी इसे कह सकते हैं, जो वर्ल्ड की बेटरमेंट के लिए प्लान्स बना रहा होता है। टोटल इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 54, मींस 54 कंट्रीज मेंबर्स। जो इसको हम देखें, मेंबर्स को हम अगर देखें तो वो कंट्रीज ही होते हैं। जैसे हमने यूएनओ के देखे तो वो टोटल 193 थे, मेंबर्स भी हैं और वही मेंबर्स कंट्रीज हैं। और ये जो 54 मेंबर्स हैं इन्हें इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। जनरल असेंबली के पास टोटल 193 मेंबर्स हैं। अब उनमें से कोई से 54 को वो इलेक्ट करेगी जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेड होता है वो भी हमारे पास प्रेसिडेंट ही होता है, जो हर साल चेंज होता है, मतलब इसका टेन्योर भी 1 साल का होता है। करंट जो हमारे पास प्रेसिडेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के वो हैं बॉब रॉय, जिन्होंने 25 जुलाई 2024 में वो इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट, और 25 जुलाई 2025 में
इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से कौन प्रेसिडेंट रह चुके हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, तो वो हैं हमारे पास मुनीर अकरम, जो 2 दफा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, 2005 में फर्स्ट टाइम एंड 2020 में सेकेंड टाइम। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्गन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो है हमारे पास सेक्रेटरीट, इन सिंपल वर्ड्स प्योर यूएनओ की एडमिन टीम, जो फाइल, मीटिंग्स और बाकी सब काम को हैंडल करता है। इसका हेड होता है हमारे पास सेक्रेटरी जनरल, और सेक्रेटरी जनरल का जो हमारे पास टेन्योर है वो है 5 years। मीन्स जो भी एक दफा सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी जनरल के तौर पे इलेक्ट होगा, वो 5 साल तक एज ए सेक्रेटरी जनरल वर्किंग करेगा। करंट सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हमारे पास एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल से हैं। ये पीपीएससी में क्वेश्चन आ जाता होता है कि करंट सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं। इसके अलावा बाकी भी सेक्रेटरी जनरल की डिटेल्स वो पूछ सकते हैं, वो आप इजीली जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बाकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। फर्स्ट 4 to 5 याद कर लें, और कुछ जो अभी करंट है या करंट से प्रीवियस है वो याद कर लें। और सेक्रेटरीट में जो एक दफा सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट होता है, वो दोबारा भी इलेक्ट हो सकता है। एक ही इंसान 2 दफा सेक्रेटरी जनरल के तौर पे वर्किंग कर सकता है। जो हमारे पास एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं। फर्स्ट टाइम ये 2017 में इलेक्ट हुए थे और इनका टेन्योर एंड हुआ था 2022 में। नेक्स्ट 2022 से 2027 तक ये दोबारा से इलेक्ट हुए हैं एज ए सेक्रेटरी जनरल। अब इनका टेन्योर 2027 में एंड होगा। इसके अलावा सेक्रेटरीट में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी होता है। करंट जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है वो है अमीना जे मोहम्मद, जो नाइजेरिया से है। नेक्स्ट ऑर्गन को हम डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दुनिया की कोर्ट, मतलब दुनिया की अदालत, जिसका हेड क्वार्टर है, या जो ये प्रेजेंट है इस वक्त, हॉग, नीदरलैंड में दुनिया की कोर्ट मौजूद है, जो क्या करती है, कंट्रीज की जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करती है। और यहाँ पे जो झगड़ा है वो भी इंटरनेशनल लेवल का होता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल के जो झगड़े हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सॉल्व किए जाते हैं। मतलब बॉर्डर से लेकर वाटर्स के राइट्स तक जितने भी इश्यूज हैं वो सब कुछ हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही हैंडल कर रहा होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 2 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जा रही होती हैं, जिसमें फ्रेंच और इंग्लिश है। अब इसमें जो जजेस होते हैं वो टोटल 15 होते हैं, और इन जजेस का जो टेन्योर है वो 9 years का होता है। करंट जो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो हैं हमारे पास जज नवाफ सलाम, जो लिबनान से हैं। और करंट जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान है, जो इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हैं मुनीर अकरम। और मुनीर अकरम से पहले जो रिप्रेजेंट पाकिस्तान को कर रही थी वो थी मलीहा लोधी। और फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो थे पुरतस बुखारी। ये तीनों जो नाम मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गन को डिस्कस करते हैं, जो है हमारे पास ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो है वो पुराने जमाने में कॉलोनीज को फ्रीडम डेवलपमेंट देने के लिए बनाई गई थी। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि वर्ल्ड वॉर 1 का जो मेन रीजन था वो कॉलोनीज पे झगड़ा ही था। अब उन कॉलोनीज के झगड़े को सॉल्व करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी, जो इस टाइम पे इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है? कि कॉलोनीज का जो झगड़ा था वो सॉल्व हो गया था। अब कोई भी कॉलोनीज के दरमियान झगड़ा नहीं है। जो कॉलोनीज हैं वो मैनेज भी हो चुकी हैं, और उनमें जो प्रॉपर टेरिटरी है वो भी डिफाइन हो चुकी है, और इस वक्त वो कॉलोनीज इंडिपेंडेंट है। इस वजह से जो हमारे पास ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसका काम मुकम्मल हो चुका है। मतलब इसका काम ट्रस्टीशिप काउंसिल का 1994 में कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद से ये वर्किंग नहीं कर रही। लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये यूएनओ का पार्ट था, अब इनएक्टिव है। अब नेक्स्ट हम इन ऑर्गन्स को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। अब इसमें हम एक टर्म यूज कर लेते हैं, GSESID। जी मीन्स जनरल असेंबली, एस फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, ई फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल।
देन एस फॉर सेक्रेट, आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड एट द एंड टी हमारे पास बचता है, और टी से है ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। इसके लिए हम एक टर्म यूज कर लेते हैं, गुड स्टूडेंट्स एंजॉय स्टडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट्स जो हैं हर वर्ड के, उससे हमारा एक ऑर्गन बन रहा है। गुड का जो जी है उससे जनरल असेंबली। देन हमारे पास है एस, एस से है सिक्योरिटी काउंसिल। इंजॉय का ई इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। स्टडिंग का एस सेक्रेट। इम्पोर्टेंट का आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड टॉपिक का टी मीन्स हमारे पास है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके अलावा हम देख लेते हैं एक और फन फैक्ट है हमारे पास कि हम किस तरह से इन ऑर्गन्स को रिमेम्बर कर सकते हैं। हम अपनी यूएनओ को बिग बॉस शो के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। आप लोगों में से काफी सारे लोगों को आइडिया होगा कि बिग बॉस शो है क्या। तो हम उसी के साथ हमारी यूएनओ के मेंबर्स को, सॉरी, यूएनओ के ऑर्गन्स को रिलेट करते हैं। जनरल असेंबली हमारे पास आ गया कॉन्टेस्टेंट, जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो सारे जनरल असेंबली में हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके पास क्या है, मेन पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब हमारे पास है बिग बॉस, जो कौन है, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके पास वीटो पावर है। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो वेलफेयर टीम है, जो सारी चीजों को मैनेज कर रही है, मतलब एक बड़े भाई का रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट है सेक्रेट, जो कैमरा क्रू है हमारे पास। और उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मींस जितने भी जजेस होंगे हमारे पास वो सारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आएंगे। और ट्रस्टीशिप काउंसिल को हम रिजेंबल करते हैं एक्स कंटेस्टेंट्स के रिकॉर्ड के साथ। मतलब जितने भी पुराने कंटेस्टेंट्स हैं उनका जो भी रिकॉर्ड होगा वो ट्रस्टीशिप काउंसिल में इंक्लूड होगा। ये था हमारे पास सिंपल सा यूएनओ को याद करने के लिए ट्रिक्स। अब आप लोगों को तो लगता होगा कि यूएनओ तो बहुत बोरिंग टॉपिक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यूएनओ जो है वो पूरी दुनिया का हीरो है, वर्ल्ड हीरो। हमारे पास कौन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, यूएनओ जो है वो पीस का प्रोटेक्टर है, जस्टिस का डिस्ट्रीब्यूटर और डेवलपमेंट का ड्राइवर। अब ये आप लोग मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। इसमें हम वर्ल्ड टूर करें, वीटो पावर का शोडाउन, या ग्लोबल पीस कीपिंग फोर्सेस? जल्दी से कमेंट करें। जैसे ही आपके कमेंट आएंगे तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो आप लोगों के सामने होगी। तो जल्दी से कमेंट करो, लाइक ठोको, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ, वरना पता है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस डाल देंगे आप लोगों का।